ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये हरहंतादि महा करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष प्रकाशक ग्रंथराज के 9वें अधिकार पर अंतिम चर्चाओं में से ये चर्चा चल रही है अपनी सम्यक दर्शन के भेद और उनका स्वरूप। ये अपन देख रहे हैं, कल आत्मानुशासन के माध्यम से भी देखा था अपन ने कि अलग अलग तरह की विवक्षाएं आती हैं, जहाँ अलग अलग व्याख्याएं की जाती हैं, सम्यक के अलग अलग भेद बताए जाते हैं। कहीं पे दो भेद बताते हैं, दो बताए वहां पर पहले निश्चय और व्यवहार, सबसे खास भेद वो है निश्चय और व्यवहार। साथ ही अधिगमज और निसर्गज की भी बात है, वो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति की बात है ना। ये अंत में थोड़ा सा अपन उस पर चर्चा करेंगे, जो 2 दिन से वो प्रश्न उठ रहा है ना अधिगमज और निसर्गज के संबंध में। उसके संबंध में कुछ मैटर देखा है, चर्चाएं भी की हैं, उस संबंध में बताऊंगा। अभी वो भाई साहब भी जुड़े नहीं हैं। 3 भेद करें तो औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक, है ना। हाँ, सही क्रम तो पहले क्षायोपशमिक आया, औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक। और 10 भेद करें तो वो आज्ञा मार्ग समझ, वो सारे भेद जो बताए हैं वो सारे आई थे। और इसमें औपशमिक की चर्चा चल रही थी। औपशमिक की चर्चा में भी अपन ने देखा औपशमिक के भी 2 भेद करते, एक तो प्रथमोपशम और एक द्वितीयोपशम। प्रथमोपशम माना अनादि मिथ्या दृष्टि जो पहली बार प्राप्त करे वो नहीं, क्योंकि कभी भी कोई भी हो, चाहे अनादि मिथ्या दृष्टि हो चाहे सादी मिथ्या दृष्टि हो, अगर वो मिथ्यात्व गुण स्थान से दर्शन मोहनी के उपशम पूर्वक सम्यक दर्शन की प्राप्ति करता है, वो प्रथमोपशम ही कहलाएगा। चाहे वो करोड़ भी बार करे, क्या चाहे करोड़ों बार कर चुका हो, लेकिन वो जब भी मिथ्यात्व दशा से दर्शन मोहनी के एक प्रकृति अथवा 3 प्रकृति का या किसी विशेष दशा में 2 प्रकृति का भी उपशम करके अगर सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, वो प्रथमोपशम सम्यक कहलाता है। इतनी बात अपन ने देखी थी। अब ठीक है साहब, ये तो बात समझ में आ गई कि वो कर्मों का उपशम करके ये काम होता है। उपशम माने क्या? उपशम भी तो समझ में आना चाहिए ना। सामान्य तौर पर अपन समझते हैं, वो पानी का उदाहरण दिया था ना, पानी में जैसे गंदगी है ना, मेल है, और उसमें आपने फिटकरी घुमाई, फिटकरी घुमाते ही वो मेल पूरा नीचे बैठ जाता है। मेल निकाला नहीं, लेकिन मेल नीचे बैठ गया और ऊपर ऊपर का पानी बिल्कुल स्वच्छ हो गया। तो मेल है या नहीं है? कि मेल है तो सही, लेकिन अभी आप ऊपर से पानी पी सकते हो कि नहीं? बिल्कुल स्वच्छ पानी है, एकदम स्वच्छ पानी है, वो काम में लिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उस मेल का उपशमन हो गया। ठीक इसी तरह से यहाँ दर्शन मोहनी की प्रकृतियों का भी उपशम होता है, लेकिन वो सामान्य से समझने का था। अब यहाँ टोडरमल जी विशेष रूप से अपने को बता रहे हैं कि उपशम में होता क्या है ना। कोशिश कीजिएगा समझने की। मैंने आप लोगों से कहा था कि पढ़ करके आएंगे तो विशेष समझ में आएगा, है ना। आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो आकुल व्याकुल नहीं होना, समझने का प्रयास जरूर करना। प्रयोजन भूत नहीं है, इसलिए नहीं भी आए तो ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं कि अरे उपशम सम्यक दर्शन ही नहीं समझ पाए तो सम्यक दर्शन कैसे होता है। ये समझने के मतलब सम्यक दर्शन के लिए अनिवार्यता नहीं है इसकी, लेकिन ठीक है, अच्छी बात है, समझ में आ जाए तो बढ़िया। चलिए देखते हैं। यहाँ आपके पढ़े गए 333 पर, 333 पेज पर है ये, है ना। उपशम क्या, यहीं से देखना अपने को। सादी मिथ्या दृष्टि के 3 प्रकृतियों का और एक प्रकृति का या एक प्रकृति का उपशम होता है, ये देख ही चुके थे। इसके आगे देखना है। उपशम कहा कहिए है, उपशम किसे कहते हैं? उपशम कहा सो कहिए है ना। एक चीज अनिवृत्ति करण विषय किया अंतर करण विधान ते जे सम्यक्त्व का काल विषय उदय आवने योग्य निषेध थे, तिनका तो अभाव किया। तिनके परमाणु अन्य काल विषय उदय आवने योग्य निषेक रूप किए।
ठीक है। बहुरी अनिवृत्तिकरण ही विषय किया उपशम विधानते जे तिस काल के पीछे उदय उदय आवने योग्य निषेध थे ते उदीर्ण रूप होई इस काल विषय उदय न आई सके ऐसे किए। ऐसे जहां सत्ता तो पाइए और उदय न पाइए ता का नाम उपशम है। पहले इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। क्या कहा कि भाई जिस समय सम्यक दर्शन होना, मान लो अभी कितनी बजे, 3:15 बजे, ठीक है ना, 3:15 बजे जीव को सम्यक दर्शन होना, तो इस टाइम पर क्या होना चाहिए कि जो दर्शन होने की प्रकृतियां थी, अब वो जो भी थी, चाहे एक थी चाहे तीन थी, अब उस झगड़े में नहीं पड़ना अपने को, है ना, वो तो शादी और अनादि वाली बात है। तो जितनी भी वो प्रकृतियां थी, उन प्रकृतियों का क्या होना चाहिए, जो सम्यक दर्शन को रोक सके, उन प्रकृतियों को अभी यहां नहीं होना चाहिए, है ना। उनका उदय अगर होगा तो सम्यक दर्शन कैसे होगा। तो उनका उदय टालने के लिए क्या किया कि कुछ तो प्रकृतियां ऐसी थी दर्शन मोहिनी की जो इसी समय उदय आ रही थी, तो इनको तो एक काम करो, इनको अभी आने ही मत दो, इनको उदय आने ही मत दो, इनको भेज दो बाद में, बाद में आना, है ना, अभी नहीं आना उदय में। अच्छा ठीक है, चलो इनकी तरफ से तो निश्चिंत होगी। लेकिन ऐसा भी तो हो जाता है कई बार, उदीर्णा हो जाए मान लो, तो जो अभी उदय में नहीं आना हो, कल उदय में आने वाला हो, समझ लो 4 बजे उदय में आने वाला हो, वो अभी उदीर्णा होकर 3:15 बजे उदय में आ जाए, तो भी तो सम्यक दर्शन में बाधा खड़ी होगी ना। तो उस पर भी रोक लगाओ। जो अभी उदय में आने वाले थे उनको तो भेजा बाद में कि तुम बाद में, और जो बाद वाले थे अभी तो नहीं आ रहे थे लेकिन उदीर्णा होकर के तो आ सकते हैं ना, तो उन पे भी रोक लगा दी कि उदीर्णा होकर के अभी नहीं आओगे। बात समझ में आई। इसको जब मैं गुणस्थान की कक्षा लेता था तो उस ढंग से इस तरह से समझाया करता था कि जैसे मान लो मैंने उधार ले रखा, ठीक है, लोन लिया, लोन अलग अलग व्यक्तियों से लोन ले रहे, ठीक है, तो एक की तो आज की तारीख है, वो आ जाएगा पैसे लेने, और एक की तारीख 10 दिन बाद की, ठीक है, वो 10 दिन बाद आएगा पैसे लेने, ये व्यवस्था है। अब मुझको कोई ऐसा जरूरी काम आ पड़ा है कि आज वो मुझे काम करना है, और अगर वो लेनदार मुझसे पैसे लेने आ जाता है, पैसे मांगने आज आ जाता है, तो मेरा काम अटक जाएगा। तो मैं उसको क्या करूंगा कि भैया तुम आज मत आओ, आज तो आना ही नहीं, भले आपकी तारीख आज की है लेकिन आज मैं देने वाला नहीं हूं पैसे, तो आज तो आप जाओ, आज मत आना, आप बाद में आना, ठीक है, 10 दिन बाद आना। और 10 दिन वाले से भी फोन करके कह दी कि आपकी 10 दिन बाद है तारीख, है ना, लेकिन आप भूले भटके भी मत आ जाना, क्योंकि आज मैं व्यवस्था नहीं कर पाऊंगा बिल्कुल। आपकी तारीख 10 दिन बाद की है लेकिन फिर भी चेतावनी दे रहा हूं कि आप आज मत आना, नहीं तो आप कभी हो सकता है किसी को अर्जेंसी आ जाए कि नहीं नहीं मुझे तो आज ही लेना, आज ही दो आप, तो आज वाले को तो टाला, और 10 दिन बाद वाले से भी कह दिया कि आज मत आना। ये का यही काम यहाँ दर्शन मोहनी की प्रकृतियों का किया, इसका नाम है उपशम। समझ में आया, है ना। मेरा काम तो तभी बनेगा ना, मुझे रुपयों की जरूरत है, और अगर ये उधार लेने वाले मतलब जिनसे मैंने उधार ले रखा है वो पैसा वापस लेने आ जाएगा तो मैं मेरा काम कैसे करूं। तो मुझे तो अभी 3:15 बजे सम्यक दर्शन होना है, तो 3:15 बजे वो कर्म का उदय नहीं होना चाहिए, तो कैसे नहीं होगा कि इस समय जो उदय में आने वाले थे उनको तो रोक दो, और भविष्य के भी जो बैठे हुए हैं उनका नाश नहीं किया, ध्यान रखना, नाश नहीं हुआ उनका, वो बैठे हुए हैं अभी भी, लेकिन उनसे कह दिया कि आज नहीं आओगे, अभी नहीं आओगे, तो बस अभी जगह क्लियर हो गई, पूरा मैदान साफ हो गया, अब आ जाओ सम्यक दर्शन, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आई बात। ये उपशम का काम होता है, ठीक है। इससे ज्यादा सरल तो मुझे समझाना नहीं आता, मेरे ख्याल से आ गया होगा, काफी स्पष्ट हुआ होगा थोड़ा बहुत तो। चलिए, तो और अंतर की करण विधान वाली जो बात थी वो अपन पहले देख चुके हैं, 5 लब्धियों का जहाँ पे प्रकरण आया था उस समय भी बात की थी अपन ने, शायद ये उदाहरण भी लिया होगा उस समय, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। 187 नंबर का व्याख्यान है अगर। अच्छा अच्छा, उसके अंदर भी ये बात है, ये 187। व्हाइट बोर्ड पे समझाया था आपने। अच्छा, व्हाइट बोर्ड पे समझाया था, चलिए मुझे तो ध्यान नहीं रहा, आप लोग ध्यान रख लेते हो, मुझे तो ऐसा ध्यान है क्योंकि मैं जब गुणस्थान की कक्षा लेता था उस टाइम पे जरूर वो बोर्ड वगैरह पे समझाने में आ जाती थी ये बात। अब अपना तो प्रकरण इस तरह का है नहीं जो बोर्ड पर समझाया जाए। अच्छा है आपने याद रखा। क्या कहा
कि अनिवृत्तिकरण कौन सी चीज, वो जो 3 करण परिणाम, क्योंकि वो करण लब्धि होती है उसी के बाद सम्यक दर्शन आता है ना। ये तो ध्यान है ना, 5 लब्धियों में जो करण लब्धि है उसके बाद ही सम्यक दर्शन आएगा। और वह ये अनिवृत्तिकरण में जहाँ पे काम किया जाता है अंतर करण परिणाम पूर्वक उन जो दर्शन मोहनी की प्रकृतियां हैं, उन दर्शन मोहनी की प्रकृतियों का इस तरह से उपशम किया जाता है। ठीक है, तो यही बात है इसके अंदर। तो उस काल के पीछे उदय आवने योग्य जो निषेध थे ते उदीर्णा रूप होई इस काल विषय उदय न आई सके, ऐसे किए। ऐसे इस तरह से जहां सत्ता तो पाई है उनका नाश कर दिया गया, नाश नहीं करा है ना, नाश का बात ही नहीं करी अपन ने। उधार वाले उदाहरण में भी नाश की बात नहीं आई, नाश नहीं करा है, देना है उनको, ये बात पक्की है ना, उनका निपटारा करना है, लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं, अभी के लिए उनको रोक दिया गया। अभी जो आने वाले थे उनको भी रोका और बाद वाले भी अभी नहीं आ सके, ऐसा उन पर भी रोक लगाई। तो ऐसे जहां सत्ता तो पाइए और उदय न पाइए, कि सत्ता तो थी इसकी लेकिन ये उदय में नहीं आता, ता का नाम उपशम है। ऐसा उपशम किया जाता है, तब जाके वो औपशमिक सम्यक दर्शन कहलाता है। मतलब उस समय अगर सम्यक दर्शन हो तो उसका नाम औपशमिक सम्यक दर्शन। सो यह मिथ्यात्व भया प्रथमोपशम सम्यक सो चतुर्थ आदि सप्तम गुणस्थान पर्यंत पाइए है। ठीक है, प्रथमोपशम की बात थी ना, 2 बात थी, प्रथमोपशम और द्वितीय उपशम। ये कहाँ पाया जाता है ये भी बता रहे हैं टोडरमल जी कि भाई ये पाया जाएगा चौथे से लेके 7वें गुणस्थान, चौथे से लेके 7वें तक ये पाया जाएगा। मिथ्यात्व से हुआ ना, मिथ्यात्व मतलब प्रथम, तो मिथ्यात्व से जो उपशम मतलब मिथ्यात्व दशा में रह करके जो उपशम किया गया हो उसका नाम प्रथमोपशम। दूसरा द्वितीय उपशम, बहुरी उपशम श्रेणी को सन्मुख होते हैं सप्तम गुणस्थान विषय क्षयोपशम सम्यक्त ते जो उपशम सम्यक्त होई ता का नाम द्वितीय उपशम सम्यक्त। बिल्कुल सीधा सा, क्या प्रथमोपशम किसको कहा था कि मिथ्या दृष्टि जो उपशम कर रहा है वो प्रथमोपशम, द्वितीय उपशम किसको कहेंगे क्षयोपशम सम्यक दृष्टि जो उपशम कर रहा है वो द्वितीय उपशम। है समझ में, वो क्षयोपशम सम्यक दर्शन था पहले से ही, अब ये वापस से उपशम कर रहा है तो ये द्वितीय उपशम होगा। क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि क्षयोपशम समल होता है और क्षयोपशम श्रेणी नहीं होती, या तो क्षपक श्रेणी मांडो या उपशम श्रेणी मांडो, क्योंकि दोनों में ही निर्मलता है और क्षयोपशम में निर्मलता नहीं है, इस वजह से वो क्षयोपशम छोड़ करके फिर से उपशम करता है उपशम विधान से, तो वहां पर द्वितीय उपशम के। ठीक है, द्वितीय उपशम सम्यक है। यहाँ करण करी 3 ही प्रकृति का उपशम हो है, जाते हैं या के 3 ही की सत्ता पाई है। ये बिल्कुल सीधी सी बात है ना। अब आप सोचोगे यहाँ कितनी प्रकृतियों का होगा, तो सीधा सा है कि 3 का होगा, क्योंकि ये क्षयोपशम वाला है, ये सम्यक दृष्टि है ना, सम्यक दृष्टि है ना। वो प्रथमोपशम वाले को तो 1 का भी हो सकता था, 3 का भी हो सकता था, लेकिन द्वितीयोपशम वाला तो नियम से 3 प्रकृतियों का ही उपशम करता है, नियम से 3 का करेगा, है ना। प्रथमोपशम वाला तो उसके पास विकल्प है 1 2 3, तीनों तरह के विकल्प, लेकिन द्वितीयोपशम वाला तीनों ही प्रकृतियों का उपशम करके वो श्रेणी मानता है। यहाँ भी अंतरकरण विधानते व उपशम विधानते तिनके उदय का अभाव करे है सो ही उपशम है। क्या यहाँ पे भी बिल्कुल वही काम हो रहा है, यहाँ भी उपशम विधान से, ये अंतरकरण विधान से या उपशम विधान से, इन दोनों तरीकों से वो उदय का अभाव करता है, उसी का नाम उपशम। सो यह द्वितीयोपशम सम्यक सप्तम आदि 11वां गुणस्थान पर्यंत हो है, पढ़ता कोई के छठे पांचवे चौथे भी रहे हैं ऐसा जानता। पढ़ता मतलब गिरते हुए, है ना, गिरना पढ़ना बोलते हैं ना, तो टोडरमल जी ने पुरानी भाषा में लिखा पढ़ते हुए। कहा वैसे तो 7वें से 11वें, है ना, सप्तम आदि 11वां गुणस्थान पर्यंत हो है, लेकिन जब गिरने का काल आता है तो गिरते गिरते किसी के छठे पांचवे और चौथे तक भी पाया जा सकता है। चढ़ते हुए द्वितीय ऑप्शन चौथे पांचवे छठे में नहीं होगा, ये नियम। चढ़ते हुए क्रम में चौथे पांचवे छठे में कभी द्वितीय ऑप्शन नहीं होगा, प्रथम ऑप्शन ही रहेगा। गिरने में चौथे पांचवे छठे में भी हो सकता है। ये विशेष बातें हैं, बारीकियां हैं जो टोडरमल जी ने अपने को सिखाई है ना। वो गोमट सार आदि की सब टीका उन्होंने लिखी थी इस वजह से। चलिए आगे देखते हैं।
ऐसे उपशम सम्यक तो दो प्रकार, सरल है, दो तरह का ये उपशम सम्यक। सो यह सम्यक वर्तमान काल विषय क्षायिक वत निर्मल है। क्या क्षायिक वत निर्मल कह रहे हो आप? क्षायिक में तो उसका अभाव हो गया है कर्म का। यहाँ तो अभी कर्म पड़े हुए हैं, टोडरमल जी खुद कह रहे हैं कि यहाँ कर्म पड़े हुए हैं और लेकिन फिर भी उनका अनुदय है। अरे पड़े हैं तो कैसे हैं, बिल्कुल नीचे ही नीचे दबे हुए हैं। आप रोज पानी भरते हो परिंदे पर, अब उसमें जो सरकारी नल का पानी आता है कभी कभी गंदा भी आता होगा, उसमें फिटकरी घुमाते हो और वो मेल पूरा का पूरा नीचे बैठ जाता है और आप धीरे से ऊपर ऊपर का पानी निकाल लो, दूसरे बर्तन में ले, होता है ना ये, कई घरों में होता है इस तरह से। जिनके कुएं हो उनकी बात अलग है ना, कुइया का पानी अपना आप ही साफ हो स्वच्छ हो तो भले नहीं भी करे, लेकिन सरकारी नल का पानी तो इस तरह का होता ही। तो ऐसे उपशम सम्यक तो दो प्रकार है। सो ये सम्यक तो वर्तमान काल विषय क्षायिक वत निर्मल है। क्षायिक वत निर्मल, देखो या का प्रतिपक्षी कर्म की सत्ता पाइये है ताते अंतर मुहूर्त काल मात्र यह सम्यक तो रहे, पीछे दर्शन मोह का उदय आवे है ऐसा जान। इसका प्रतिपक्षी कर्म मौजूद है, कौन? दर्शन मोहनी। दर्शन मोहनी उसका प्रतिपक्षी, प्रतिपक्षी माने विरोधी, सम्यक दर्शन का विरोधी है ना वो, तो वो प्रतिपक्षी कर्म अभी भी मौजूद है और वो सिर्फ दबाया गया था। अभी अंतर मुहूर्त में वो उठेगा, सिर उठाएगा क्या और हंगामा मचाएगा। तो क्या होगा कि तुमने 3:15 की तो मना करी थी, लेकिन 4 बजे तो मैं आऊंगा ही आऊंगा। समझ में आ रही है बात? अंतर मुहूर्त में, ये तो उदाहरण है पौन घंटे का, तो अंतर मुहूर्त यथा योग्य समझना, कोई पौन घंटा नहीं लगता। तो वो उसके लायक जो भी अंतर मुहूर्त है उसके बाद उस दर्शन मोहनी का उदय आता ही आता है ऐसा जानना। इसलिए ये जो उपशम सम्यक है, चाहे प्रथमोपशम हो चाहे द्वितीय उपशम, इसका काल कितना? अंतर मुहूर्त, ये अंतर मुहूर्त ही रहेगा, चाहे चौथे में हो चाहे 5वें में हो, छठे में हो, 7वें में हो, चाहे 8वें 9वें 10वें 11वें में हो, किसी भी अंतर मुहूर्त से ज्यादा ये टिकेगा नहीं, ऐसा पक्का है। बहुरी एक मिनट, हाँ ऐसा जानना, ऐसे उपशम सम्यक्तु का स्वरूप है, ठीक है ना। ये उपशम सम्यक्तु की बात होगी। अब आगे बहुरी, जहां दर्शन मोह की 3 प्रकृति विषय सम्यक्त मोहनी का उदय होई, अन्य द्वय का उदय न होई, तहां क्षयोपशम सम्यक्त हो है। अब दूसरे पर आ गए अपन, ये उपशम की बात तो हो गई थी, उपशम के बाद क्षयोपशम। क्या होता है वहां पे? दर्शन मोहनी के 3 टुकड़े हो गए थे मिथ्यात्व प्रकृति के। कौन कौन से 3 टुकड़े? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ये हो गए थे। अब क्या होता है, अंतर मुहूर्त तक तो उपशम था, है ना। अब अंतर मुहूर्त बाद ही क्या हुआ कि इन 3 में से एक कोई सर उठाएगी, इन तीनों में से कोई एक सामने आएगी, तीनों में से एक का उदय आएगा यार। अगर मिथ्यात्व का उदय आ गया तो वो चौथे से गिर के वापस पहले में आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं, है ना। मिथ्यात्व का उदय आया तो चौथे से गिर के सीधे पहले में आ जाएगा, वापस से मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। अगर मिश्र प्रकृति का उदय आया, सम्यक मिथ्यात्व का उदय आया, तो चौथे से गिरकर तीसरे गुण स्थान में आ जाएगा। और अगर मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व इन दोनों को तो दबाए रखा और अकेली सम्यक प्रकृति का उदय आया, तो गुण स्थान वो का वही रहेगा, लेकिन पहले जो निर्मलता थी उसमें थोड़ा सा चल मल अगाड़ दोष वाला दोष लगता है, समल हो जाता है, वो क्षयोपशमिक सम्यक्त्व का स्वरूप। जो वो तो दबी ना दोनों। हाँ तो फिर उसमें जैसे क्षयोपशम में भी तो दबी हुई है, उसमें क्षय हुई है, तो इसमें उपशम भी, हाँ उसमें भी उपशम करी हुई है। हाँ, तो इसमें उसमें तीनों में से एक का भी उदय नहीं है, इसमें सम्यक्त प्रकृति का उदय। समझ में आई बात? उपशम सम्यक्त की जो बात की अपन ने, उसके अंदर तीनों ही प्रकृतियों का उदय नहीं है, बिल्कुल भी उदय नहीं है, रंच मात्र भी उदय नहीं है, जितने काल वो उपशम सम्यक्त। और यहाँ क्या है कि यहाँ पे उन तीनों में से एक, भले ही वो सबसे कमजोर हो सम्यक्त प्रकृति, लेकिन उसका उदय, और वो प्रकृति का, उस प्रकृति का जब उदय होता है तो इसमें चल मल अगाढ़ नाम के दोष,
वो केवल ज्ञान गम्य दोष है, उनकी चर्चा भी थोड़ी सी आएगी यहाँ। होते हुआ तो सम्यक्ति रहा ना। हाँ, तो उस उदय से थोड़े ना सम्यक्त, सम्यक्त प्रकृति का उदय है तो वो क्या सम्यक्त वो करा रही है, उसने कराएगा सम्यक्त। कई जगह पे आपको ऐसा भी पढ़ने को मिलेगा कि मिथ्यात्व प्रकृति के उदय में मिथ्यात्व होता है, सम्यक मिथ्यात्व के उदय में सम्यक मिथ्यात्व में मिश्र गुण स्थान होता है, और सम्यक्त प्रकृति के उदय में चौथा गुण स्थान। उसकी विवक्षा समझना क्या कहना चाह रहे हैं, उसके उदय में होता है ऐसा नहीं, बल्कि वो चौथे गुण स्थान में जो सम्यक दर्शन है, उस सम्यक दर्शन में ये सम्यक नाम की प्रकृति ये उसमें चलमल अगार दोष लगाती है। वो सम्यक दर्शन नहीं दिला रही है, उसकी वजह से सम्यक हुआ ऐसा थोड़े ना, सम्यक तो पहले ही था। समझ में आ रही बात? जब वो प्रकृति दबी हुई थी, जब उसका उपशम था, या जब उसका क्षय भी हो जाएगा तब भी सम्यक तो रहेगा, लेकिन सम्यक के रहते हुए ये प्रकृति रहती है और उसमें धीरे 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 दोष लगाती है। आया समझ? इसको ऐसा समझना कि मिथ्यात्व और सम्यक दर्शन ये दोनों तो ऐसे हैं कि सांप और नेवले जैसे। क्या मैं इसी तरह से लेता हूं इसको, सांप और नेवले एक साथ रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो मिथ्यात्व प्रकृति और मिश्र को भी उसी के साथ ले लेना, मिथ्यात्व और मिश्र प्रकृति और सम्यक दर्शन, इन दोनों में तो सांप नेवले का भेद। और सम्यक दर्शन और ये सम्यक्त प्रकृति ये लड़ाकू पति पत्नी का जोड़ा। समझ में आई बात? ये जिंदगी भर साथ रहेंगे लेकिन लड़ते झगड़ते रहेंगे। ये सम्यक्त प्रकृति जो है ये उसमें दोष लगाती रहेगी। समझ में आई बात? सम्यक दर्शन का नाश नहीं करेगी ये। अरे सम्यक दर्शन तो श्रद्धा गुण की पर्याय है ना, आत्मा की। सम्यक्त प्रकृति तो दर्शन में होने की एक प्रकृति कर्म की। वो सम्यक तो प्रकृति वो लड़ाकू पत्नी है, वो इसमें दोष लगाती रहेगी, इसको चैन से नहीं जीने देगी। आया समझ में? लेकिन कि न जीने देगी न मरने देगी, वो रहेगी साथ साथ ऐसा। उसकी वजह से गिरेगा भी नहीं। ये क्षयोपशम सम्यक दर्शन जो है बना रहेगा, लेकिन इसमें दोष लगते रहेंगे, इसमें कुछ ना कुछ चल मल अगार दोष, कुछ ना कुछ खटपट होती रहेगी। ऐसा है। कैसी खटपट की वो केवल ही जानते हैं। थोड़ा बहुत उदाहरण यहाँ पे देंगे, लेकिन वो होती, वो पूरी तरह से निर्मल नहीं होता, वो समल रहता। ऐसी बात। चलिए देखते हैं इसको, है ना। संक्षेप में मैंने आपको बता दिया, अब थोड़ी सी रीडिंग लगती है। क्या कहा था? जहां दर्शन मोह की तीन प्रकृति विषय सम्यक्त मोहनी का उदय होई, अन्य द्वय का उदय न होई, कहा क्षयोपशम सम्यक्त हो। ठीक है। सो उपशम सम्यक्त का काल पूर्ण भय ये सम्यक्त हो है। ये भी नियम समझ लो कि ये आता कब है कि जब उपशम सम्यक दर्शन का काल पूरा होता है तब। ये ही आएगा ऐसा नहीं, लेकिन उपशम सम्यक्त के बाद ही आएगा। उपशम सम्यक्त का जब काल पूरा होगा तभी आएगा। वह सादी मिथ्या दृष्टि के, बड़ी की मात्रा, सादी मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व गुण स्थान ते व मिश्र गुण स्थान ते भी या की प्राप्ति हो। कोई ऐसा सोचे कि ये तो सम्यक दर्शन के बाद ही ये वाला सम्यक दर्शन होता होगा, मतलब औपशमिक के बाद, ऐसा नहीं है। सादी मिथ्या दृष्टि जीव जब वापस से पहले गुण स्थान में प्राप्त हुआ है तो वहां से डायरेक्ट ये चौथे गुण स्थान में क्षयोपशम सम्यक के रूप में आ सकता है। तीसरे गुण स्थान से भी आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि इसके लिए कंडीशन क्या चाहिए? इसके लिए कंडीशन चाहिए तीन प्रकृतियां। तीन प्रकृतियों में से दो का तो उपशम है ना, उदयाभावी क्षय और सदावस्था रूप उपशम, और उस मिथ्यात्व प्रकृति का उदय, सॉरी सम्यक्त प्रकृति, सम्यक्त प्रकृति का उदय ये चाहिए। तो ये तो किसी भी मिथ्या दृष्टि जीव के भी हो सकता है। मतलब सादी मिथ्या दृष्टि जीव जो कि अभी औपशमिक सम्यक दर्शन को छोड़ करके वापस से पहले गुण स्थान में आ गया है, उसके पास तीनों प्रकृतियां हैं। अब कभी ऐसी दशा बने कि उन तीन में से मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का उदय ना रहे और सम्यक्त प्रकृति का उदय आ जाए, तो ये चौथे गुण स्थान में क्षयोपशम सम्यक्त हो जाएगा। माने कहने का अर्थ यह है कि या तो औपशमिक सम्यक्त जब छूटता है तब ये हो जाता है, या कोई सादी मिथ्या दृष्टि जिसके तीन प्रकृतियां मौजूद हों, उनमें से तीन ही चाहिए, वहां पे दो वाला हिसाब नहीं बनेगा। उनमें से दो प्रकृतियों का तो वो सदावस्था रूप उपशम और उदयाभावी क्षय करे और इस सम्यक्त प्रकृति का उसके उदय आए,
तो ये क्षयोपशम सम्यक दर्शन को पहले गुण स्थान से सीधा प्राप्त कर लेता है। तीसरा वाला भी कर सकता है, तीसरे गुण स्थान वाले की भी यही कंडीशन है, उसके भी तीनों प्रकृतियां मौजूद है अभी, है ना। फिलहाल तो उसके तीसरे गुण स्थान है, इस वजह से मिश्र प्रकृति का उदय है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि मिथ्यात्व तो दबी हुई है, अभी मिश्र भी दब गई और इधर सम्यक तो उठ गई, सम्यक तो प्रकृति, तो वो उसके तीसरे गुण स्थान से सीधे चौथे गुण स्थान में क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन हो जाता है। ठीक है। इसका विशेष विस्तार से तो आपको वर्णन गुण स्थान विवेचन में, गोमठ सार जीव कांड आदि पढ़ेंगे तो वहां और विस्तार से मिलेगा। यहाँ अपना मुख्य विषय ये नहीं है, इस वजह से यहाँ पे इसको बहुत ज्यादा डिटेल में अपन नहीं देखेंगे। चलिए, फिर भी किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। देखिए, साधि मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व गुण स्थान थे व मिश्र गुण स्थान थे भी या की प्राप्ति हो। क्षयोपशम कहा सो कहिए है। देखो, पहले उपशम की परिभाषा बताई थी, अब यहाँ क्षयोपशम की बता। आपको ध्यान हो तो क्षयोपशम की परिभाषा पहले भी कई बार आ चुकी है, पहले भी देखी अपन, फिर से एक बार देख। दर्शन मोह की तीन प्रकृति विषय जो मिथ्यात्व का अनुभाग है, ताके अनंतवें भाग मिश्र मोहनी का है और ताके अनंतवें भाग सम्यक्त मोहनी का है। ये तो सीधी सी बात है। मिथ्यात्व सबसे तगड़ी प्रकृति उन तीनों में से, तो उससे अनंतवा भाग तो मिश्र मोहनी का अनुभाग, अनुभाग की बात कर रहे हैं, माने फलदान सामर्थ्य, उसके फल देने की शक्ति कितनी है, मतलब मिश्र मोहनी की फल देने की शक्ति उस मिथ्यात्व मोहनी से अनंत गुना कम, और उस मिश्र मोहनी से अनंत गुना कम है इस सम्यक्त प्रकृति की शक्ति। ठीक है, सम्यक्त मोहनी का है। सो इन विषय सम्यक्त मोहनी प्रकृति देशघाती है, या का उदय होते भी सम्यक्त का घात न होई, किंचित मलिनता करे, मूल घात न कर सके, ताही का नाम देशघाती। माने पूरी तरह से इसका अभाव नहीं होगा, लेकिन इसके साथ साथ रह करके थोड़ी खटपट चली। तो मैंने कहा ना, लड़ाकू पति पत्नी जैसा हिसाब रहता है। देशघाती प्रकृतियों का सबका ऐसे ही रहता है। सर्वघाती तो सांप नेवले जैसे कि या तो ये या ये, दोनों में से एक, दोनों साथ नहीं चल सकते, या तो केवल ज्ञानावरण रहेगा या केवल ज्ञान रहेगा, है ना। देशघाती जैसे मति ज्ञानावरण है भी सही और मति ज्ञान भी चल रहा, ठीक है सही। ये जो सम्यक्त मोहनी है ये भी देशघाती, ये बनी रहती है और सम्यक दर्शन भी बना रहता है। सम्यक दर्शन का कोई नुकसान उससे होता है, मतलब सम्यक दर्शन नष्ट हो जाए उससे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हल्का फुल्का उसमें दोष लगता है। सो जहां मिथ्यात्व व मिश्र मिथ्यात्व का वर्तमान काल विषय उदय आवने योग्य निषेक, तिन की उदय दिए बिना ही निर्जरा हो है, सो तो क्षय जानना, उदयाभावी क्षय। ठीक है ना, क्या हुआ कि उनका उदय दिए बिना ही निर्जरा हो, उनका उदय आए बिना वो जो निर्जरा हो रही है वो तो हो गया यहाँ पे क्षय। और इन्हीं का, इनका मिथ्यात्व का और मिश्र मोहनी का, इन्हीं का आगामी काल विषय उदय आवने योग्य निषेक, निषेकनी की सत्ता पाइए है, सो ही उपशम। माने यहां से आगे भेजाओ ऐसा नहीं कि तुम आगे हो ना, आगे पड़े रहो, बस आगे रहो, कोई दिक्कत नहीं। उसमें ध्यान रखना एक और चीज है, उदीर्ण का अभाव नहीं हुआ। जैसे उपशम में अपन ने देखा था कि वो बाद में आने वाले अभी नहीं आएंगे, ठीक है, उपशम में तो इतनी पाबंदी थी उन पर, यहाँ वो पाबंदी नहीं, इसलिए इसको अप्रशस्त उपशम कहते हैं। बात समझ में आई? जहां उपशम किया था वहां तो ऐसी बात थी कि भाई जो आगामी 10 दिन बाद आने वाला है वो आज नहीं आएगा, किसी भी सूरत में नहीं आएगा। क्षयोपशम में ऐसा है, क्षयोपशम वाले में ऐसा है कि हाँ भविष्य के लिए पड़े हुए हैं, लेकिन अभी आ सकते हैं, उन पर रोक नहीं। देखिए, इन्हीं का आगामी काल विषय उदय आवने योग्य निषेक, निषेकनी की सत्ता पाई है, सो ही उपशम है। बहुरी सम्यक्त मोहनी का उदय पाई है, ये बात देख ही लिए अपन ने। ऐसी दशा जहां हुई सो क्षयोपशम है, इस दशा का नाम क्षयोपशम। ताते समल तत्वार्थ श्रद्धान होई सो क्षयोपशम सम्यक। क्या कहा? समल सम्यक दर्शन वो क्षयोपशम सम्यक, ये क्षयोपशम सम्यक का दूसरा नाम समझ लेना। ये समल है, निर्मल नहीं है, या इसमें मलिनता मौजूद है। ये मलिनता किसकी वजह से आई? सम्यक्त प्रकृति के उदय से। वो सम्यक्त प्रकृति का जो उदय है उसकी वजह से इसमें मलिनता आई। यहां जो मल लागे है, अब ये खास बात, मल कैसा है?
यहाँ जो मल लागे है ताका तारतम्य स्वरूप तो केवली जाने है। देखो असली तो केवली जानते ही कैसा मल लगे, फिर भी उदाहरण दिखाने के अर्थ चल मलिन अगाढ़पना कया है। उदाहरण दिखाने के लिए चल मल अगाढ़ दोष कहे जाते हैं, उनके उदाहरण ध्यान रखना। ये जो उदाहरण है 100% ये ही चल मल अगाढ़ दोष हो ऐसा ही दोष लगता है ऐसा नहीं है। ये समझाने के लिए उदाहरण दिया है सिर्फ, समझ में ही बात। आप ऐसा मत समझ लेना कि यही कोई क्षयोक्षम सम्यक्त में ऐसा ही दोष लगता हो, ये सिर्फ उदाहरण है, असली तो केवल ज्ञानी जानते हैं कैसा दोष लगता है। थोड़ा सा यहां समझाने के लिए उदाहरण दिया। वहां व्यवहार मात्र देवादि की प्रतीति तो हुई, परंतु अरहंत देवादि विषय ये मेरा है ये अन्य का है इत्यादि भाव सो चलपना है। शंका आदि मल लागे सो मलिनपना है। ये शांतिनाथ शांति करता है इत्यादि भाव सो अगाढ़पना है। सो ऐसा उदाहरण व्यवहार मात्र दिखाए परंतु नियम रूप नहीं। थोड़ा मल जी ने डिस्क्लेमर दे दिया यहाँ पर, चेतावनी दे दी है कि ये सिर्फ उदाहरण मात्र दिखाए हैं ऐसे समझाने के लिए। कैसे? जैसे कहते हैं ना ये हमारे भगवान है। कौन से हमारे भगवान? कि हमारे बड़े बूढ़ों ने विराजमान कराए थे, ये हमारे वाले हैं क्या? ये शांतिनाथ जी हमारे, ये वाले शांतिनाथ जी तुम। ये चलपना हो गया। मलिनपना में कोई शंका आदि लग गई, कोई दोष लग गए, मलिनपना सिर्फ समझाने के लिए, जरूरी नहीं यही दोष लगे। आया समझ में? और ये कहाँ के उदाहरण है? ये पंचास्तिका संग्रह में दी, और भी ग्रंथों में नाम आता है, और ग्रंथों में भी चल मल अगाढ़ दोष की बात आती है, वहां पे ये उदाहरण दिए जाते हैं। चलपना अचलपना, और ये शांतिनाथ शांति के कर्ता सो अगाढ़पना, इसमें अगर विशेष ज्यादा चढ़ जाए दिमाग में तो ये ग्रहित मिथ्यात्व की श्रेणी में चला जाता। आया समझ में? सामान्य रूप से भगवान को शांति का कर्ता कहना कोई दिक्कत नहीं, शांति पाठ में बोलते ही हो आप। लेकिन अगर दिमाग में ये बैठा नहीं नहीं यही करेंगे इन्हीं से, तो फिर वहां ग्रहित मिथ्यात्व प्रवेश, चलमल अगाढ़पना नहीं रहता। ध्यान रखना, ये फिर दो बार टोडरमल जी ने लिखा है, ऐसा उदाहरण व्यवहार मात्र दिखाए परंतु नियम रूप नहीं। शुरू में भी कहते था उदाहरण दिखाने के अर्थ, उदाहरण दिखाने के अर्थ चल मलिन अगाढ़पना, तारतम्य तो केवल ज्ञानी जानते हैं। क्योंकि कई तरह के ये गुण स्थान वगैरह और इस तरह की और भी चीजें, अध्यात्म स्थान है, ये जीव के विशुद्धि स्थान है, कोई कैसा क्या वहां पर मल लगता है वो केवल ज्ञानी भगवान जानते हैं, अपन तो कल्पना कर सकते हैं। ये आचार्य देव ने जो उदाहरण दी, ये सिर्फ उदाहरण के लिए दी, नियम रूप नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षयोक्षम सम्यक्त विषय जो नियम रूप कोई मल लागे है सो केवली जाने। वो तो नियम से तो जो मल लगता है वो तो केवल ज्ञानी भगवान ही जानते हैं। इतना जानना या के तत्वार्थ श्रद्धान विषय कोई प्रकार करी समलपनो हो है, कहते हैं ये सम्यक तो निर्मल नहीं है। इतना जान लेना कि इसमें कुछ दोष लगता है, किसी प्रकार का कोई दोष लगता है, वो केवल ज्ञानी भगवान जानते हैं, वो हम नहीं जानते, अपन नहीं समझ सकते। वो उदाहरण जरूर दिए हैं लेकिन वास्तव में वो नियम रूप नहीं, वो केवल ही जानते हैं। इसलिए ये श्रद्धान जो ये सम्यक तो निर्मल। इस क्षयोक्षम सम्यक्त्व का एक ही प्रकार है या विषय किछु भेद नहीं है। उपशम के तो दो भेद देखे थे अपन ने, है ना, एक प्रथमोपशम एक द्वितीयोपशम। क्षयोक्षम सम्यक्त्व का कोई भेद नहीं है, इसका एक ही प्रकार है। इतना विशेष है जो क्षायिक सम्यक्त्व को सन्मुख होते हैं, अंतर मुहूर्त काल मात्र जहां मिथ्यात्व की प्रकृति का क्षय करे है तहां दो ही प्रकृति की सत्ता रहे। बहुरी पीछे मिश्र मोहनी का भी क्षय करे है तहां सम्यक्त मोहनी की ही सत्ता रहे। पीछे सम्यक्त मोहनी की कांडक घात आदि क्रिया न करे है तहां कृत्य वेदक सम्यक दृष्टि नाम पावे। वहां कृत्य वेदक सम्यक दृष्टि नाम पाता है। यहां सम्यक दृष्टि में बड़ी की मात्रा यहां पर भी लगा। क्या कहा? देखो क्षयोक्षम सम्यक का वैसे तो कोई भेद नहीं है, लेकिन फिर भी कृत्य वेदक और वेदक ऐसे दो नाम मिलते, तो ये दो भेद नहीं है, उसके पद्धति दो नहीं चल रही है। असल में क्या है, जैसे अपन ने देखा था उपशम सम्यक औपशमिक सम्यक दर्शन का काल पूरे होने के बाद दो ही दशा उसकी। कौन सी दो दशा? या तो वो सीधा मिथ्यात्व में जा पड़ेगा और या फिर इधर सम्यक दर्शन हो जाएगा तो क्षय उपशम सम्यक दर्शन। ऐसे ही
क्षयोपशम सम्यक दर्शन के बाद भी दो दशा। कौन सी दो दशा है? एक तो मिथ्यात्व आदि, आदि इसलिए कह रहा हूं कि मिश्र भी समझ लो, है ना, मिथ्यात्व या मिश्र वगैरह, और या फिर आगे बढ़ेगा तो क्षायिक सम्यक दर्शन के लिए जाएगा। और क्षायिक सम्यक दर्शन के लिए जब जाएगा तो वहां सबसे पहला काम क्या करेगा कि सबसे पहले तो उस मिथ्यात्व प्रकृति का अभाव। तीन है ना, तीन प्रकृतियों की सत्ता है इसके, दो तो शांत बैठी है, एक का उदय चल रहा है। तो उन दो में से सबसे पहले क्या किया कि वो जो मिथ्यात्व प्रकृति है उसका तो क्षय किया। तो कितनी बची? दो बची, है ना, मिश्र और सम्यक। उसके बाद क्या किया, जो मिश्र मोहनी है उसका भी क्षय कर देता है, तब अकेली बची सम्यक्त मोहनी। फिर क्या किया कि सम्यक्त मोहनी की कांडक घात आदि क्रिया नहीं करता, वह कृत्कृत्य वेदक सम्यक दृष्टि नाम पाता। कृत्कृत्य वेदक, वेदक क्यों कहा इसको? वेदक तो इसलिए कहा कि उस मल का ये वेदन करता है। समझ में ही बात? जो सम्यक्त प्रकृति का उदय चल रहा था ना क्षयोपशम सम्यक्त में, तो वहां उसकी वजह से जो मल लग रहा है उस मल का ये वेदन करता है ना। जैसे फांस तनक सी तन में साले, तो जो साल रहा है वो जो मल इसको सालता है, इस वजह से इसका नाम वेदक सम्यक्त भी है। अब ये वेदक कब कृतकृत्य कहलाएगा? कृतकृत्य किसको बोलते हैं कि करने लायक सारे काम कर लिए, निपट गए, निवृत्त हो गए, उसको कृतकृत्य कहते हैं ना। तो क्षयोपशम का कृतकृत्यपना तब है जब ये क्षायिक के लिए तैयार हो चुका। तो ये क्षायिक के लिए तैयारी आ गई, आया समझ में? तो सम्यक्त मोहनी की कांडक घात आदि क्रिया नहीं करता, है ना, धड़ाधड़ उसको खिलाने का काम नहीं करता, वहां पे तो ये कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि नाम पाता है। जब खिला देगा तब तो क्षयिक आ ही जाएगा, इसलिए उस दशा के पहले पहले इसको नाम मिल गया कृतकृत्य वेदक। ठीक है, ऐसा जानना। बहुरी इस क्षयोपशम सम्यक का नाम वेदक सम्यक है। जहां मिथ्यात्व मिश्र मोहनी की मुख्यता करी कहिए तहां क्षयोपशम नाम पावे है, और सम्यक्त मोहनी की मुख्यता करी कहिए तहां वेदक नाम पावे है। तो कहने मात्र दो नाम है, स्वरूप विषय भेद नहीं। ये बात समझ में आई? क्या कहा कि भाई अगर आप उन दो की तरफ से देखोगे इसको, किन दो की तरफ से? मिथ्यात्व और मिश्र मोहनी की तरफ से, तो उनका तो क्षयोपशम पड़ा हुआ है, तो इसलिए इसका नाम क्षयोपशम है। और जब आप सम्यक्त मोहनी की तरफ से देखोगे तो उसका मल वेदने में आ रहा है, तो इसका नाम रख दिया वेदक। तो ये दोनों एक ही के नाम है, कहने के लिए दो हैं, स्वरूप में कोई भेद नहीं। तो मिश्र मोहनी और सम्यक मोहनी एक ही बात? कहां से एक बात है? अरे सम्यक तो एक अलग प्रकृति है, मिश्र एक अलग प्रकृति है। सम्यक मोहनी, हाँ, मोहनी दर्शन मोहनी के तीन भेद, एक मिथ्यात्व मोहनी, एक मिश्र मोहनी और एक सम्यक्त मोहनी। आया समझ में? मिश्र का अर्थ सम्यक्त मोहनी नहीं है, हाँ, वो सम्यक्त प्रकृति बोलो, सम्यक्त बोलो, एक ही बात। सम्यक प्रकृति सम्यक मोहनी एक ही चीज। हाँ, सो कहने मात्र दो नाम है, स्वरूप विषय भेद है नहीं। बहुरी एक क्षयोपशम सम्यक तो कहां पे पाया जाता है? चतुर्थ आदि सप्तम गुण स्थान पर्यंत पाइए, ये लिमिटेड है ना। उपशम का तो अपन ने देख ली, बहुत बड़ी रेंज थी। प्रथमोपशम चौथे से लेकर के सातवें तक, और द्वितीयोपशम 7 में से 11 और रिटर्न में चौथे तक भी है। लेकिन ये कहा था कि क्षयोपशम सम्यक कि ये चौथे से लेकर 7वें तक ही, इसके आगे या पीछे नहीं पाया जाएगा, न तो ये चौथे से पहले मिलेगा न 7वें के बाद मिलेगा। ऐसा ऐसे क्षयोपशम सम्यक्तु का स्वरूप गया। बहुरी समय तो है ना, अभी 5-1 मिनट है। बहुरी तीनों प्रकृति के सर्वथा सर्व निषेधनी का नाश भय अत्यंत निर्मल तत्वार्थ श्रद्धान होई, सो क्षायिक सम्यक। इसकी सबसे सीधी परिभाषा कि कुछ नहीं छोड़ा, दर्शन मोहनी का पूरी तरह से खात्मा कर दिया। यार लिख देना, सर्वथा सर्व निषेकों का, दर्शन मोहनी में से मिथ्यात्व के या सम्यक मिथ्यात्व के या सम्यक्त प्रकृति के किसी के भी एक भी निषेक नहीं बचा। सारे निषेकों का सब प्रकार से क्षय होने पर अत्यंत निर्मल तत्वार्थ श्रद्धान होता है, उसका नाम क्षय। अत्यंत निर्मल, जो ऐसा अत्यंत निर्मल क्षय सम्यक दर्शन है, उसी का नाम क्षायिक सम्यक। सो
चतुर्थ आदि 4 गुणस्थाननि विषय कहीं क्षयोक्षम सम्यक दृष्टि के या की प्राप्ति हो है ना। कहां पे प्राप्त होता है कि चौथे आदि गुण स्थानों में प्राप्त होता है, लेकिन कब किसके, औपशमिक वाले को नहीं होता है। ये होगा क्षयोक्षमिक को। क्या ये नियम है, ये क्रम इसी तरह का है। औपशमिक पहले कन्वर्ट होगा उधर क्षयोक्षम में, और क्षयोपशमिक ही इस क्षयिक की प्राप्ति करता है चौथे से सातवें के बीच में कहीं। ठीक है, कैसे होता है वो कहते हैं, वो अपन आगे कल देखेंगे। अभी 2-4 मिनट है तो आपको एक थोड़ा सा मैं विषय जो अपना 2 दिन से प्रश्न था ना, ये कांडक घात क्या है? कांडक घात क्या है, सीधे शब्दों में आपको कहूं कि धड़ाधड़ खिरा देना। जैसे एक कोई दीवार है ना, इस दीवार को मुझे खत्म करना है तो कैसे करूंगा, एक एक ईंट फोड़ता जाऊं, एक एक ईंट निकालता जाऊं, एक तरीका तो ये है। और एक यहाँ पे वो माइनिंग का विस्फोट करके, डायनामाइट से विस्फोट करके एक झटके में उड़ा, समझ में आई बात, ये कांडक घात। दूसरा उदाहरण, वो ताश के वो बनाए होंगे, पहले छोटे बच्चे बनाते ना, ताश का घर बनाते हैं, तो उसको गिराने का क्या तरीका कि ऊपर से एक एक ताश का पत्ता हटाते जाओ, या फिर नीचे ही एक ताश को आप गिरा दो तो सारा का सारा धड़ाधड़ नीचे आ जाता। तो कांडक घात में इसी तरह का काम, ये मैंने आपको सरल भाषा में बताया है ना, विशेष तो करना नहीं की बात। अब वो जो 2 दिन से अपन बात कर रहे थे, नरेंद्र जी भी हैं, जो आपने अधिगमज और निसर्गज के संबंध में अपनी चर्चा चली थी, उसमें ये पक्का मानिए, पक्का क्या, मैं आपको अभी जो बात दिखा रहा हूं यहाँ पे, पहले आपको मैं दिखाता हूं क्या चीज है, उसके बाद फिर अपन थोड़ी सी बात कर लेंगे। अरे कहाँ गया, सबसे पहले तो अपन इसमें एक चीज का विचार करें। निसर्गज में जो अपन देख रहे थे कि भाई बाहर में उपदेश के बिना हो जाएगा, वो बात ठीक है, लेकिन जिस समय वो काम हो रहा है उस समय बाहर में निमित्त मौजूद नहीं है। पिछले भव में तो उसको वो उपदेश, वो देशना मिलेगी मिलेगी, है ना। इसको अपन देखते हैं क्रम से। ये देखिए, ये तो श्लोक वार्तिक का है, इसको अपन चलिए अब खोल दिया तो देख ही लेते हैं। यहाँ देखिए, ये तत्वा श्लोक वार्तिक का है। तत्वा श्लोक वार्तिक में आपको ये जो तीसरा सूत्र है, तन्य सर्गाद अधिगमाद्वा, उसमें यहाँ देखिएगा इसका अर्थ। अतः निसर्ग का अर्थ स्वभाव नहीं है ना, ये तो कोई बात नहीं, अपितु दूसरे के उपदेश की अपेक्षा नहीं रखने वाले ज्ञान में निसर्ग शब्द की प्रवृत्ति होती है, जैसे स्वभाव से सिंह शूर है ना। स्व कारण विशेष जाति शरीर आदि कारण से उत्पन्न होने वाला सिंह का शौर्य परोपदेश निरपेक्ष होने से लोक में नैसर्गिक कहलाता है, या वह नैसर्गिक प्रसिद्ध। उसी प्रकार परोपदेश के बिना ही मति ज्ञान यानी मति ज्ञान पूर्वक जाति स्मरण आदि के द्वारा ज्ञात जाने हुए पदार्थों में परोपदेश के बिना ही, ये तत्काल की बात, और ये पहले आ गया ना यहाँ पर, मति ज्ञान आदि के द्वारा पहले जो जाना हुआ था उसी के स्मरण से उत्पन्न तत्वार्थ श्रद्धा नैसर्गिक कहलाता है, इसमें कोई विरोध नहीं है ना। विशेष डिटेल तो आप इसके साथ भी देख सकते हो। यहाँ कहने का अर्थ यह है कि भाई तत्काल में भले वो नहीं मिला, लेकिन पिछले में पहले तो उसको पिछले भव में मिला ही मिला है ना। एक इसके बाद और मैंने 3-4 जगह के लिए हैं, आप इसमें देखेंगे तो आपको थोड़ा सा इसमें मतलब अच्छा लगेगा। ये हाँ, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, ये सर्वार सिद्धि की टीका, इसमें फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री जो थे, ये विशेषार्थ पढ़ी। इस सूत्र में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के निमित्तों पर विचार किया गया है। आगम में 5 लब्धियों में एक देशना लब्धि बतलाई है। जिस जीव ने वर्तमान पर्याय में या पूर्व पर्याय में कभी भी जीवादि पदार्थ विषयक उपदेश बुद्धि पूर्वक नहीं स्वीकार किया है, उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये किस तरफ से लिखा, ये देशना लब्धि की तरफ से लिखा। इस चीज पर तो अपन ने विचार ही नहीं किया 2 दिन में। ये अपने को विचार करना चाहिए कि 5 लब्धियां अनिवार्य हैं या नहीं। अगर अनिवार्य है तो देशना होगी कि नहीं होगी, वो देशना होगी ही होगी। बिना देशना के वो आगे की प्रायोग्य अथवा करण लब्धि बन ही नहीं सकती, है ना। वो देशना तत्काल में मिल रही हो सामने तो हम उसको अधिगमज कहेंगे, और तत्काल में नहीं मिली, पिछले भव में मिली है तो हम उसको निसर्गज कह देंगे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ, किंतु जिस जीव को इस प्रकार के उपदेश का योग बन गया है, उसे तत्काल या कालांतर में सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है।
जिसको तत्काल हो रहा है उपदेश से उसको अधिगमज, और कालांतर में हो रहा है सामने उपदेशक नहीं है तो वो निसर्गज। यहाँ इसी अपेक्षा से सम्यक दर्शन के दो भेद किए हैं। जो सम्यक दर्शन, ये वाली लाइन पर खास ध्यान दीजिएगा, जो सम्यक दर्शन वर्तमान में उपदेश के निमित्त से होता, जो मैं 2 दिन से आपसे कह रहा था कि वो तत्काल की बात, वर्तमान में अगर उपदेश के निमित्त से होता है वह अधिगमज सम्यक दर्शन है, और जो वर्तमान में बिना उपदेश के होता है वह निसर्गज सम्यक दर्शन है। आया समझ में? वर्तमान में सामने नहीं है उपदेश देने वाला, है ना। यहाँ पूरा अपन देखने का समय नहीं है, आप ये उसमें और देख सकते हैं। इसके अलावा अब प्रश्न खड़ा होता है कि साहब देशना कोई और चीज भी तो हो सकती है, तो देशना की परिभाषा भी देखो, क्योंकि जब अपन ये बात करेंगे कि देशना लब्धि अनिवार्य है तो यही चीजें नहीं है, देशना कुछ और भी है। तो टोडरमल जी ने जो देशना लब्धि का स्वरूप, लब्धि सार की टीका, ये देखिए आगे देशना लब्धि का स्वरूप कहते हैं, 6 द्रव्य 9 पदार्थ का उपदेश करने वाले आचार्य आदि का लाभ, तिनके उपदेश की प्राप्ति अथवा उपदेशित पदार्थ के धारने की प्राप्ति, सो तीसरी देशना लब्धि। और आगे वाली लाइन खास है, तू शब्द करी नारकादि विषय जहां उपदेश देने वाला नहीं, तहां पूर्व भव विषय धर्या हुआ तत्वार्थ के संस्कार बोलते हैं सम्यक दर्शन की प्राप्ति जाननी। ये वो निसर्गज की बात है कि पूर्व में जो पहले मिला था, पूर्व में तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तद्भव की, उसी भव की तो अपन बात नहीं कर रहे कि उसी भव में मिल गया हो, वो बात तो कोई बात नहीं कि नहीं मिल रहा, कोई दिक्कत नहीं, पिछले भव में लेकिन मिलेगा ही मिलेगा। और इसी तरह से ये धवला का सबसे आखिर में मैं आपको ये दे रहा हूं, ये यहाँ पे भी देशना लब्धि के बारे में ये बात आई है। ये धवला पुस्तक 6 है ना, पुस्तक 9 का गलत लिखा हुआ, पुस्तक 6 है, पुस्तक 6 का 204 पेज, इसमें आप देख सकते हैं। ये नीचे से विशुद्धि लब्धि के बाद नीचे से 5वीं लाइन, 6 द्रव्यों और 9 पदार्थों के उपदेश का नाम देशना। 6 द्रव्य और 9 पदार्थ के उपदेश का नाम, है ना। तो वो जो कि अपन कुछ भी देख करके और हो जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा। उस देशना से परिणत आचार्य आदि की उपलब्धि को और उपदिष्ट अर्थ के ग्रहण, धारण तथा विचारण शक्ति के समागम को देशना लब्धि कहते हैं। ऐसे तो ये सब चीजें हैं, इनसे मुझे तो यही समझ में आता है और यही मानता हूं, है ना। मैंने चर्चा भी की, प्रवीण जी वगैरह से भी चर्चा की और भी बात की है। तो वास्तव में इस भव में, पिछले इस भव में मिला जब तो अधिगम है, लेकिन अगर पिछले भव में मिला है ही, 100% मिला है, तो ही वो निसर्गज बनेगा, नहीं तो नहीं, है ना। ये 2 धाराएं जरूर चलती है, जो आपने बात उठाई थी वो मान्यता कोई अभी से नहीं, वो 2 बातें ऐसी चल रही हैं, क्योंकि स्पष्ट रूप में लिखा हुआ नहीं मिलता ना। लेकिन मैं तो एक बात कहता हूं आपसे कि देव शास्त्र गुरु का औचित्य क्या रहा अगर बिना उनके ही हो गए, उनका औचित्य क्या रहा अगर बिना उपदेश के, बिना देशना के ये सब होने लग जाए, तो इन सब का औचित्य क्या रहा। इसलिए वो जरूरी है। एक चीज और आपको ध्यान दिलाता हूं, नियम सार जी की 56वीं गाथा, अगर मैं संख्या नहीं भूल रहा हूं तो उसमें ज्ञानी गुरु के योग को, ज्ञानी गुरु के उपदेश को अंतरंग निमित्त का है सम्यक दर्शन, अंतरंग निमित्त। ठीक है, एक और तरफ क्षायिक सम्यक दर्शन केवली के पाद मूल में कहा, तो क्षायिक सम्यक दर्शन की बात है केवली के पाद मूल में, माने साक्षात केवली का उपदेश वो क्षायिक सम्यक दर्शन के लिए कार्यकारी है। कि हम तो सम्यक दर्शन की कह रहे हैं, अरे तो सम्यक दर्शन में भी कुछ ना कुछ, किसी ना किसी का तो उपदेश लगेगा। क्षायिक में तो सबसे टॉप का सम्यक दर्शन तो सबसे टॉप के उपदेश था, है ना। तो अब सामान्य सम्यक दर्शन में सामान्य व्यक्ति का तो लगेगा ही ना। ये 7 तत्व की बात किसी ना किसी से तो मिलेगी ही मिलेगी। इसलिए ये बात मतलब मुझे तो समझ में नहीं आती कि बिना उपदेश के, पिछले भाव में भी बिना किसी के उपदेश के सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए, वो बात नहीं उतरती है। फिर भी अगर कहीं सिद्धांत में इस तरह का स्पष्ट लिखा हुआ मिले तो फिर भी बात की जा सकती है। चलिए, वही बता सकते, मैं नहीं बता सकता इस बारे में, मेरे को नहीं, वो मुझे भी वास्तव में इस वजह से शंका खड़ी हुई क्योंकि आपने वो बोला, तो मैंने सब ग्रंथ टटोले, चर्चाएं भी की, तो वो अब उन्होंने किस तरह से कहा, किस विवक्षा से कहा, वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मेरा तो स्पष्ट मानना। और एक और बात, हालांकि मैं वो तर्क नहीं देना चाह रहा था, युगल जी, बाबूजी और गुरुदेव भी साफ साफ कहा करते थे, बिना गुरु के हो ही नहीं सकता, बिना ज्ञानी गुरु के योग के, बिना ज्ञानी गुरु के उपदेश के नहीं हो सकता, ये नियम है ना। तो और सब इन सब विद्वानों का भी अपन ने देखा, ये आचार्यों कथित बात भी देखी है, तो वो स्पष्ट है ना। मेरे ख्याल से भाई साहब भी पधार चुके हैं, समय ज्यादा ले लिया, क्षमा चाहूंगा।
निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माको, वंदना शत बार, वंदना शत बार।